दोस्तों, लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इस लालच के दायरे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है। और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। दरअसल आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर की। पुणे का एक इलाका पड़ता है मुढ़वा, और इसी मुढ़वा इलाके का रहने वाला है किशोर चंद अग्रवाल। किशोर चंद, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल, जो रियल एस्टेट में काम करता है और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। किशोर चंद के परिवार में उसकी पत्नी राधा के अलावा एक बेटा है जिसका नाम है मानव अग्रवाल। मानव, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूं मैं इसी 22 जून की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास, जब किशोर चंद की पत्नी राधा स्कूटी लेकर अपने घर से निकलती है तो अपने पति और बेटे से बोल करके जाती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही हूं और 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। पर जब 2 दिन का समय गुजर जाता है, राधा वापस अपने घर पे नहीं आती है, तो आखिरकार 2 दिनों के बाद किशोर चंद अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है, पर अब राधा का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से किशोर चंद भी काफ़ी परेशान हो जाता है और आखिरकार जा कर के राधा के उन सहेलियों से मुलाकात करता है जिनके साथ राधा गई हुई थी। उन महिलाओं से जब अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करता है तो महिलाएं भी किशोर चंद को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल हम तो कभी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए ही नहीं थे और ना ही हमने राधा से अपने साथ जाने के लिए कहा था। राधा की सहेलियां जब इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनने के बाद अब किशोर चंद का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। दरअसल किशोर चंद को अब समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी पत्नी बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई। किशोर चंद जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है और जब राधा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार 25 जून को नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके बाद से इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है, क्योंकि राधा कोई छोटे मोटे घर की रहने वाली नहीं थी। दरअसल पुलिस अब राधा को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल का लोकेशन निकालती है, तो राधा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन इसी पुणे शहर के अंतर्गत भोसले नगर का दिखाई देता है। पुलिस को जब राधा के मोबाइल का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अब राधा को ढूंढते हुए भोसले नगर में जाती है, तो आखिरकार भोसले नगर के ही एक टी स्टॉल के पीछे राधा की स्कूटी पुलिस को बरामद हो जाती है। पुलिस जब राधा की स्कूटी को चेक करती है तो आखिरकार उसके डिक्की के अंदर राधा का मोबाइल भी मिल जाता है, लेकिन वो मोबाइल चार्ज न होने की वजह से बंद हो चुका था। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उसके मोबाइल को चार्ज करती है और जब ऑन करके उसके व्हाट्सएप को चेक करती है तो मालूम चलता है कि राधा ने एक नंबर पे काफ़ी देर तक चैटिंग की थी। दरअसल पुलिस जब राधा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स भी निकालती है और डिटेल्स को भी जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि राधा उसी नंबर पे आखिरी बार बातचीत भी की थी। दरअसल कॉल डिटेल्स से यह भी मालूम चलता है कि राधा उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आनंद निगम के नाम पर रजिस्टर्ड है। आनंद, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो कर्नाटक शहर का रहने वाला है। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर आखिरकार 12 जुलाई को अपनी टीम के साथ कर्नाटक में जाती है और वहाँ से आनंद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब आनंद को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब आनंद से राधा के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो आनंद राधा को पहचानने से इनकार कर जाता है, लेकिन पुलिस जब आनंद के सामने राधा के कॉल के सारी डिटेल्स रख करके पूछताछ करती है तो अब आनंद के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है।
और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब राधा अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल मैंने उसकी हत्या कर दिया है। आनंद जब हत्या करने की बात कहता है तो इसे सुनने के बाद राधा का पति किशोर चंद और उसका बेटा चीख चीख करके रोने लगते हैं। पुलिस जब आनंद से इस हत्या की वजह पूछताछ करती है और आनंद जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद राधा के परिवार वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 महीने पहले। आनंद, जो कि मूल रूप से कर्नाटक प्रदेश का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम है शिवाजी निगम। दरअसल शिवाजी के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है आनंद निगम। दरअसल जब कुछ दिन का समय गुजरता है, शिवाजी की मौत हो जाती है। उसके बाद से घर की पूरी जिम्मेदारी आनंद के ऊपर आ जाती है। आनंद के पिता की जब मौत हो जाती है उसके बाद से आनंद अपनी माँ और बहन को लेकर के इसी पुणे शहर में आ जाता है और पुणे शहर के ही वृंदावन कॉलोनी में एक किराए का कमरा ले लेता है और फिर अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगता है। लेकिन आनंद जब अपनी माँ और बहन के साथ पुणे शहर में आता है तो उसके बाद से आनंद की माँ भी किसी दूसरे के साथ चली जाती है और उसकी बहन लव मैरिज कर लेती है, जिसकी वजह से आनंद भी एक गैर बिरादरी लड़की से शादी कर लेता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। दरअसल आनंद अपना जीवन यापन चलाने के लिए एक कार खरीद लेता है और लोगों को ड्राइविंग सिखाने लगता है। हालांकि जब इस काम की शुरुआत करता है, आनंद के पास कई सारी महिलाएं गाड़ी चलाने के सीखने के लिए आती हैं। आनंद चूंकि स्मार्ट तो था ही, बातें भी बेहतर तरीके से कर रहा था। इसीलिए जब कई सारी महिलाओं को वो गाड़ी चलाने के लिए सिखाता है, बातचीत करते करते आनंद के कई सारी महिलाओं के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन कई सारी महिलाओं के साथ जब आनंद का प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को मालूम चल जाता है और फिर आनंद की पत्नी उसका ये काम बंद करवा देती है, जिसकी वजह से आखिरकार आनंद भी मजबूर होकर के वो अपना काम बंद कर देता है और फिर अपना जीवन यापन चलाने के लिए लोगों से लगभग 2 लाख रुपया कर्ज ले लेता है और फिर अपना खुद का एक टी स्टॉल खोल लेता है। पैसा कर्ज ले करके अपना टी स्टॉल खोल तो लेता है, लेकिन उसकी ये दुकान चल नहीं पाती है और जो 2 लाख रुपया उसने कर्ज लिया था उसे चुका भी नहीं पाता है। और जब धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार आनंद भी एकदम से परेशान रहने लगता है। दरअसल आनंद, जो कि अक्सर अपना समय व्यतीत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है। इधर किशोर चंद की पत्नी भी राधा, जब उसका बेटा अपने स्कूल में चला जाता है, घर में अकेली रह जाती है और फिर राधा भी अपना समय व्यतीत करने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लेती है। और इसी सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए राधा और आनंद के बीच में दोस्ती हो जाती है। हालांकि फेसबुक के जरिए दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है, पहले चैट के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जब राधा को आनंद की बातें पसंद आने लगती है तो आखिरकार अपना मोबाइल नंबर आनंद को दे देती है, जिसकी वजह से अब आनंद और राधा फ़ोन के जरिए भी एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और जब फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो आखिरकार बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आनंद और राधा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार एक दिन मौका निकाल करके दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन आनंद जब पहली बार राधा को देखता है तो राधा को देख करके बेहद ही खुश होता है। हालांकि राधा, जो कि आनंद से उम्र में लगभग 10 साल बड़ी होती है, बावजूद इसके आनंद राधा को पसंद कर लेता है और उसके बाद से दोनों का मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल राधा भी जब आनंद को देखती है तो देखने के बाद उसे पसंद कर लेती है और फिर दोनों मुलाकात करने के लिए अक्सर किसी न किसी होटल में जाने लगते हैं और फिर मिलने जुलने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब एक बार होटल में मुलाकात होती है, राधा भी आनंद की इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि अब उसके ऊपर आंख बंद करके पैसा लुटाने लगती है। दरअसल आनंद राधा से जिन चीज़ों का डिमांड करता है, राधा उसे चुटकी में ला करके दे देती है, क्योंकि राधा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि राधा का जब आनंद के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके पति को कभी नहीं मालूम चलता है और यह सिलसिला पिछले
4 महीनों से चल रहा था। जब 4 महीने का समय गुजर जाता है, राधा की वजह से आनंद का भी जीवन बेहतर तरीके से पार होने लगता है। दरअसल आनंद को जब मालूम चल जाता है कि राधा के पास करोड़ों की संपत्ति है, आखिरकार आनंद भी अब अपना 2 लाख रुपये का कर्ज उतारने के लिए एक प्लान बना लेता है। हालांकि आनंद को यह मालूम था कि अगर वो गलती से भी राधा से 2 लाख रुपयों का डिमांड कर दे, राधा उसे चुटकियों में ला करके दे देगी। लेकिन आनंद को यह पहले से मालूम था कि जिस दिन राधा को मालूम चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, वो उसे छोड़ करके चली जाएगी, और जिस दिन छोड़ करके जाएगी फिर से अपना वो 2 लाख रुपया भी मांगेगी, और फिर मेरे ऊपर 2 लाख रुपया का कर्ज बन जाएगा। इसीलिए आनंद राधा से 2 लाख रुपया नहीं मांगता है, बल्कि राधा को लूटने के बाद उसे खत्म करने का फैसला कर लेता है। और जब अपना पूरा प्लान बना लेता है, एक दिन जब राधा से मुलाकात करता है तो राधा की झूठी तारीफ करते हुए कहता है कि शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अगर तुम्हारा फ़ोटो खींच करके किसी मैगजीन के पास भेजा जाए तो तुम्हारा फ़ोटो मैगजीन के फर्स्ट कवर पे छपेगा। हालांकि आनंद राधा की जब झूठी तारीफ करता है तो उसकी झूठी तारीफ सुन करके राधा भी एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई में मेरा फ़ोटो मैगजीन के फर्स्ट कवर पे छप सकता है। तो आनंद उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ऐसा एक बार करके देख लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा फ़ोटो खींच सकता हूँ। आनंद जब राधा का फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद से राधा भी उसे कहती है कि तुमसे जो कुछ भी हो सकता है ये काम जल्दी करो। उसके बाद से अब आनंद राधा को समझाते हुए कहता है कि ये फ़ोटो ऐसे नहीं खींचा जाएगा, बल्कि जब तुम अपना सारा जेवर पहन लोगी उस वक्त तुम्हारा फ़ोटो किसी सुनसान जगह पर ले जा करके खींचेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राधा आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और इसके लिए तैयार हो जाती है। इधर आनंद को जब लगता है कि उसका प्लान बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो इसी प्लान के तहत 21 जून को सुबह सुबह ही राधा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि कल 22 जून को जब तुम घर से निकलना तो झूठ बोल करके अपने परिवार वालों से 2 दिन का समय ले लेना और साथ ही साथ अपनी सारी ज्वेलरी लेकर के आना। हम यहाँ से काफ़ी दूर चलेंगे और जंगल में जाकर तरह तरह का फ़ोटो खींचेंगे। आनंद जब ये सारी बातें राधा को समझा देता है, उसके बाद से राधा भी इसी प्लान के तहत जब 22 जून को सुबह के करीब 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है तो अपने पति और बेटे से झूठ बोल करके जाती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद से राधा अपनी तमाम ज्वेलरी को अपनी स्कूटी के डिक्की में रख लेती है और साथ ही साथ अपना बैग लेकर के अपने घर से निकल जाती है और फिर उस जगह पे पहुंच जाती है जिस जगह पे पहले से ही आनंद खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब अपनी स्कूटी लेकर के वहां पे पहुंचती है, उसके बाद से आनंद स्कूटी चलाने लगता है और राधा को पीछे बिठा देता है और फिर स्कूटी को चला करके पुणे शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर वर्षा घाट के जंगल में लेकर चला जाता है। जंगल में जब दोनों पहुंचते हैं, उसके बाद से आनंद राधा से कहता है कि पहले हम तरह तरह की बोल्ड फ़ोटो खींचते हैं। इसके लिए आनंद सबसे पहले राधा को शॉर्ट कपड़े पहनाता है और फिर तरह तरह के पोज में उसकी कई सारे फ़ोटोज़ खींचता है। जब सारी फ़ोटोज़ खींच लेता है, उसके बाद राधा से कहता है कि क्यों ना तुम्हारी कुछ हॉरर फ़ोटो खींचता हूँ। हॉरर फ़ोटोज़ खींचने के लिए सबसे पहले तुम्हारी आँख पे पट्टी बांधनी होगी और साथ ही साथ तुम्हारा हाथ और पैर भी बांधना होगा। हॉरर फ़ोटोज़ खींचने के लिए जब राधा से कहता है, राधा इसके लिए भी तैयार हो जाती है। उसके बाद से आनंद राधा के आँख पर पट्टी बांध देता है और साथ ही साथ उसके दोनों हाथ और पैर को भी बांध देता है। जब राधा की अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके बाद से आनंद अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उस हथियार को राधा के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से राधा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। राधा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से आनंद राधा की स्कूटी ले लेता है और साथ ही साथ राधा का मोबाइल भी उसके स्कूटी के डिक्की में डाल देता है और फिर उस स्कूटी को लेकर के रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास इसी भोंसले नगर के अपने टी स्टॉल पे आता है और उस स्कूटी को टी स्टॉल के पीछे खड़ी कर देता है।
साथ ही साथ जो भी उसका जेवर होता है उन सारे जेवरों को लेकर के आनंद अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है, बल्कि वहीं से सीधे वो कर्नाटक पैतृक गांव पे पहुंच जाता है और फिर वहीं पे रहने लगता है। दरअसल जब वहां पे जाकर के रहने लगता है और जब एक दिन के बाद आनंद की पत्नी उसे फ़ोन करती है, तो आनंद अपनी पत्नी को लेने के लिए पुणे शहर में नहीं आता है, बल्कि अपनी पत्नी को भी वहीं पे बुला लेता है। दरअसल आनंद को ये पूरा यकीन होता है कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन एक दिन पहले रात्रि के वक्त व्हाट्सएप के जरिए राधा के साथ जो चैटिंग किया हुआ था मोबाइल के जरिए, आखिरकार पुलिस उन सारी चैटिंग को पढ़ लेती है और पुलिस जब उसके कॉल डिटेल्स को निकालती है तो डिटेल से भी मालूम चल जाता है कि राधा ने आखिरी बार आनंद से ही बातचीत की थी, जिसके जरिए आखिरकार पुलिस आनंद तक पहुंच जाती है। वाकई में आनंद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब आनंद को अपने साथ लेकर के बताए हुए उसके साथ जंगल में जाती है राधा की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ पे पुलिस को राधा के सिर्फ कपड़े बरामद होती है। पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद राधा की डेड बॉडी को जंगल के जानवरों ने खा गया है। हालांकि वहाँ पे राधा के शरीर के कुछ कंकाल भी पुलिस को बरामद होती है। उन सारे कंकाल को अपने कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब उसका डीएनए जांच होती है तो आखिरकार डीएनए जांच से ये मालूम चल जाता है कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि राधा ही है। पुलिस को जब इस तरह की रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब आनंद को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद सलीम मलिक। मोहम्मद सलीम मलिक जो गांव गंगीरी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं जतिन मल्होत्रा। जतिन मल्होत्रा जो सिरसा, हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं वकालत राजपूत। वकालत राजपूत जो लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अभिमन्यु पांडे उर्फ ब्रिजेश। अभिमन्यु पांडे जो जिला सिवान, बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं शबाज अली खान। शबाज अली खान जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।